हेलो बच्चों, क्रैश कोर्स में आज हम चैप्टर 26 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसको दो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 यहाँ पर ये आप इस समय पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके नीट में 2 से 3 सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और इस चैप्टर में बेटा ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो डेटा बेस्ड है, तो काफी डेटा यहाँ पर आपको याद करने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं बेटा। यहाँ पर इस चैप्टर में मेनली एनसीईआरटी ने दो टॉपिक रखे हैं, एक बायोडाइवर्सिटी, दूसरा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बेटा एनसीईआरटी कहता है कि अगर कोई एलियन किसी दूर की गैलेक्सी से हमारे प्लेनेट पर आए, अर्थ पर अगर वो पहुंचेगा, तो यहाँ पर पाई जाने वाली जो इनॉर्मस डाइवर्सिटी है वो उसे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करेगी। साथ ही साथ हम ह्यूमंस की अगर बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, तो हम भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं हमारी अर्थ पर पाई जाने वाली बायोडाइवर्सिटी से, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी अर्थ पर 15 लाख से ज्यादा जातियां पाई जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। हम कुछ 100 या कई हजार जातियों के बारे में जानते होंगे, लेकिन हमारी धरती पर 15 लाख के आसपास जातियां पाई जाती हैं। वैसे बेटा अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 1 आपने पढ़ा है द लिविंग वर्ल्ड, तो वहां पर 1.7 टू 1.8 मिलियन यानी 17 से 18 लाख जातियां आपको बताई गई हैं। लेकिन आईयूसीएन की अगर बात करें तो यहाँ पर बेटा 15 लाख जातियां आपको बताई गई हैं, 1.5 मिलियन स्पीसीज बताई गई हैं। तो इनमें से 15 लाख जातियों में से बेटा अगर आप देखें तो 20 लाख स्पीसीज जो हैं ये अकेले चींटियों की हैं, यानी हमारी धरती पर 20,000 से ज्यादा जातियां चींटियों की पाई जाती हैं। 3 लाख जातियां अकेले गुबरैले की। टोटल 15 लाख जातियां। आप सोचिए, टोटल धरती पर 15 लाख जातियां हैं और उनमें से 3 लाख जातियां अकेले गुबरैले की हैं। 28,000 जातियां फिशेस की हैं हमारी अर्थ पर, और करीब 20,000 जातियां ऑर्किड की हमारी धरती पर मौजूद हैं। जो इकोलॉजिस्ट हैं और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, ये इस बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा जो डाइवर्सिटी है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, साथ ही साथ इतनी सारी जातियां हमारी धरती पर क्यों मौजूद हैं। साथ ही साथ ये जो ग्रेट डाइवर्सिटी है बेटा, ये हमारी अर्थ पर किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, इतनी सारी डाइवर्सिटी कैसे हमारी अर्थ पर आई, ये डाइवर्सिटी हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये जो डाइवर्सिटी है, अगर ये डाइवर्सिटी कम होती तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता, और ह्यूमन को डाइवर्सिटी से क्या बेनिफिट है, इन सारे सवालों के जवाब इस चैप्टर में हमें मिल जाएंगे। तो चलिए बेटा, पहला जो टॉपिक यहाँ पर है दैट इज बायोडाइवर्सिटी, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे बायोस्फीयर में जो बहुत सारी डाइवर्सिटी को हेट्रोजेनिटी भी कहा जाता है। ये डाइवर्सिटी केवल स्पीसीज लेवल पर नहीं है, बल्कि ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर पाई जाती है। बेटा जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर आपने पढ़ा था, उसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 8 लेवल्स के बारे में आपको बताया था, और ये 8 लेवल होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल से लेके बायोम तक। तो मैक्रो मॉलिक्यूल से लेके बायोम तक के हर लेवल पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। जैसे अगर मैक्रो मॉलिक्यूल की बेटा आप बात करें, मैक्रो मॉलिक्यूल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड ये सब आते हैं। अब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड ये सब एक दूसरे से अलग हैं, यही डाइवर्सिटी है। अब मैक्रो मॉलिक्यूल से सेल बनती है। अब आप सेल को देखिए, आरबीसी एक सेल है, डब्ल्यूबीसी एक सेल है, लीवर की सेल की आप बात करें, न्यूरॉन की बात करें वो भी एक सेल है। तो ये सारी सेल एक दूसरे से अलग हैं, यही डाइवर्सिटी है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम मैंगो प्लांट की बात करें, हम एक डॉग की बात करें, हम कैट की बात करें, तो ये सब अलग अलग स्पीसीज हैं जो एक दूसरे से अलग हैं, यही डाइवर्सिटी है। तो बेटा डाइवर्सिटी मैक्रो मॉलिक्यूल से लेके बायोम तक के हर एक लेवल पे एग्जिस्ट करती है। बेटा डाइवर्सिटी का मतलब आप समझ सकते हैं विविधता या अंतर होना। जैसे आप ह्यूमन को ही देखिए, ह्यूमन में आप देखते हैं कि आप अपने घर में ही देखिए, आपके घर में आपके भाई बहन, मम्मी पापा, ये सब एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। तो बेटा डाइवर्सिटी
बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर पाई जाती है। और ये जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है, इस टर्म को पॉपुलराइज किया सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने। इस टर्म को एडवर्ड विल्सन के द्वारा पॉपुलर किया गया। लेकिन ये टर्म दिया किसके द्वारा गया था ये भी जान लीजिए। ये टर्म रोजेन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। रोजेन ने बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था, लेकिन इसको पॉपुलर किया एडवर्ड विल्सन नाम के साइंटिस्ट ने। तो बेटा बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे है, लेकिन हम 3 लेवल यहाँ पर पढ़ेंगे। एक जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में, और तीसरा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक डाइवर्सिटी बेटा आप कह सकते हैं जीन लेवल पर पाई जाती है, जेनेटिक लेवल पर पाई जाने वाली डाइवर्सिटी है, और ये एक सिंगल स्पीसीज के अंदर पाई जाती है। बेटा एक ही स्पीसीज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जेनेटिक लेवल पर अंतर होते हैं। जैसे एक मेडिसिनल प्लांट है रॉल्फिया ओमेटोरिया, और ये प्लांट अलग अलग हिमालय रीजन में ग्रो करता है, और इससे मिलने वाला जो एक एक्टिव केमिकल है जिसका नाम बेटा है रेसरपीन। रेसरपीन नाम का केमिकल रॉल्फिया प्लांट की रूट से ऑब्टेन होता है, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब अलग अलग रीजन में अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने वाले रॉल्फिया प्लांट से निकलने वाले रेसरपीन केमिकल की जो पोटेंसी यानी क्षमता है और जो कंसंट्रेशन है ये अलग अलग होता है। यानी एक प्लांट हिमालय के एक हिस्से से मिला, उससे मिलने वाला रेसरपीन हो सकता गाढ़ा हो, और दूसरा रॉल्फिया प्लांट जो हिमालय के दूसरे क्षेत्र में है हो सकता उससे मिलने वाला रेसरपिन केमिकल थोड़ा सा पतला हो, तो उसका कंसंट्रेशन अलग हो जाता है। बल्कि जबकि ये सारे प्लांट एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं रॉल्फिया ओमेटोरिया से, लेकिन इनसे निकलने वाले केमिकल में अंतर होता है, उसकी क्षमता भी अलग, पोटेंसी भी अलग है, और उसका कंसंट्रेशन भी अलग है। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी हो जाएगी। इसी तरह बेटा अगर हम बात करते हैं इंडिया में 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन पाए जाते हैं राइस के 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन प्रेजेंट होते हैं, और 1,000 वैरायटी मैंगो की हैं। मैंगो की कुछ वैरायटी आप जानते भी होंगे, जैसे दशहरी हो गया, अल्फांसो हो गया, मलिहाबादी हो गया, ये सब अलग अलग वैरायटी है बेटा। अब मैं पूछूं दशहरी का मुझे साइंटिफिक नेम बताइए, तो आप क्या बताओगे? मैंजीफेरा इंडिका। अगर मैं पूछूं मलिहाबादी का साइंटिफिक नेम बताओ, मैंजीफेरा इंडिका। अल्फांसो का साइंटिफिक नेम बताओ, मैंजीफेरा इंडिका। मतलब ये सब एक ही स्पीसीज के प्लांट हैं, लेकिन अलग अलग इनकी वैरायटी हैं। तो मैंगो की 1,000 वैरायटी हमारे देश में पाई जाती हैं, जबकि अगर राइस की बात करें तो 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन हैं। इस स्ट्रेन वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि 2 लाख एनसीईआरटी ने लिखा है कि 2 लाख राइस की वेराइटीज प्रेजेंट है इंडिया में, तो स्ट्रेन 50,000 आपको याद करने हैं। जब आप पढ़ेंगे बायोटेक, तो बायोटेक में एनसीईआरटी ने 2 लाख वेराइटीज के बारे में जिक्र किया, यहाँ पर स्ट्रेन के बारे में जिक्र किया है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो बेटा जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें 3 एग्जाम्पल के रूप में मिली, रॉल्फिया में, राइस में और मैंगो, इन तीनों में जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में। बेटा स्पीसीज डाइवर्सिटी स्पीसीज लेवल पर पाई जाती है, दिस इज डाइवर्सिटी एज द स्पीसीज लेवल। जैसे वेस्टर्न घाट की बात करें, ठीक है, वेस्टर्न घाट जो रीजन है यहाँ पर एम्फीबियन की ज्यादा स्पीसीज पाई जाती ईस्टर्न घाट की तुलना में। तो पूर्वी घाट ऑफ हिमालय की तुलना में हिमालय के पश्चिमी घाट की तरफ एम्फीबिया की ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न घाट की एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी ईस्टर्न घाट की तुलना में ज्यादा है। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। ये डाइवर्सिटी बेटा इकोसिस्टम लेवल की है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जीनस लेवल की नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जेनेटिक डाइवर्सिटी जीन लेवल की डाइवर्सिटी है। स्पीसीज डाइवर्सिटी स्पीसीज लेवल की, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इकोसिस्टम लेवल की है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी पाई जाती है नॉर्वे की तुलना में। इंडिया में डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड, इश्यूरी, अल्पाइन मीडोज, ये
अलग अलग तरह की इकोसिस्टम है, और इतने तरह की इकोसिस्टम नॉर्वे में नहीं पाए जाते। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्वे की तुलना में इंडिया की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज्यादा है। जैसे मैंगो की तुलना में जो राइस की जेनेटिक डाइवर्सिटी हो ज्यादा है, ऐसे आप कह सकते हैं ना। ईस्टर्न घाट की तुलना में वेस्टर्न घाट की स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, वैसे नॉर्वे की तुलना में इंडिया की जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये ज्यादा है। अब बेटा नेचर को इस डाइवर्सिटी को इकट्ठा करने में मिलियंस ऑफ ईयर का समय लगा। इवोल्यूशन के द्वारा लाखों साल के दौरान नेचर ने इस डाइवर्सिटी को इकट्ठा किया है, लेकिन जिस तरीके से स्पीसीज इस धरती से खत्म हो रही हैं, उस हिसाब से ये सारी डाइवर्सिटी अगले 200 साल से कम समय में खत्म हो जाएगी। यानी जितनी भी हमारी अर्थ पर जातियां हैं, अगले 200 साल में खत्म हो जाएगी, अगर जिस तरीके से स्पीसीज का लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ऐसा ही अगर चलता रहा। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी और इसका जो कंजर्वेशन है ये एक इंटरनेशनल कंसर्न है, और दुनिया भर के लोग इस बारे में रियलाइज कर रहे हैं, और बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कई कन्वेंशन भी की गई हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी हमारे सर्वाइवल के लिए और इस प्लेनेट के वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें इस बायोडाइवर्सिटी को बचाना होगा। अब सवाल ये कि हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। धरती पर कितनी जातियां हैं पूरी दुनिया में, और इंडिया में कितनी जातियां हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर बेटा हम यहाँ पर बात करते हैं, कोई क्लियर आइडिया हमें नहीं है कि कितनी सारी जातियां हमारे धरती पर मौजूद है, लेकिन अगर हम आयुसियन 2004 के अनुसार बात करें, आयुसियन का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये आयुसियन का फुल फॉर्म है। आयुसियन 2004 के अनुसार जो टोटल नंबर प्लांट और एनिमल स्पीसीज का है, ये स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, यानी 15 लाख से थोड़ी सी ज्यादा जातियां हमारी अर्थ पर पाई गई हैं, जिन्हें डिस्क्राइब किया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्लियरली एनसीईआरटी लिखा है, वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। अभी कितनी ज्यादा जातियां खोजी जानी बाकी हैं, इस बारे में हमें कोई भी अंदाजा नहीं है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो एस्टिमेट किए हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, और ज़्यादातर इनमें एजुकेटेड गेसेस हैं, मतलब अंदाज़ा लगा रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं। कई सारी टेक्सोनॉमिक ग्रुप की हम बात करें तो वहाँ पर स्पीसीज की जो खोज है वो कंप्लीट हो चुकी है टेम्परेट रीजन में ट्रॉपिकल रीजन की तुलना में। यानी ट्रॉपिकल रीजन में अभी भी बहुत सारी जो इन्वेंशन है, बहुत सारी डिस्कवरीज हैं वो होनी बाकी हैं, लेकिन टेम्परेट रीजन में बहुत सारी खोज कंप्लीट हो चुकी हैं। कई साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इस धरती पर 20 से 50 मिलियन जातियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो संरक्षित और वैज्ञानिक रूप से शुद्ध एस्टिमेट है वो रॉबर्ट मे नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। इनके हिसाब से जो पूरी धरती पर स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो करीब 7 मिलियन है। यानी हमारी धरती पर 70 लाख जातियां मौजूद हैं, जिनमें से 1.5 मिलियन स्पीसीज को खोजा जा चुका है और उन्हें डिस्क्राइब किया गया है। तो 70 लाख में से 15 लाख जातियां अभी तक खोजी गई हैं। तो रॉबर्ट मे के डेटा को अगर सही माना जाए तो इसके हिसाब से हमारी अर्थ पर कितनी स्पीसीज मौजूद है, 7 मिलियन, और 1 मिलियन बेटा 10 लाख के बराबर होता है। तो 7 मिलियन का मतलब हो गया कि हमारी धरती पर 70 लाख जातियां मौजूद है रॉबर्ट मे के अनुसार। बेटा देखिए, ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं इसके आधार पे हम मिंटी क्विज में कल क्वेश्चन भी करेंगे, और हमेशा मिंटी में आपसे मैं कहता हूँ कि क्रैश कोर्स जरूर पढ़ के आइए, क्योंकि इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे, और न केवल मिंटी में बल्कि अपने नीट में भी आप बेहतर कर पाएंगे। अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो क्रैश कोर्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई, उस प्लेलिस्ट में जाके सभी क्रैश कोर्स के चैप्टर को आप बेटा पढ़ सकते हैं, और अपने तैयारी को और ज्यादा बूस्टअप आप कर सकते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अभी तक बेटा जो टोटल स्पीसीज खोजी गई उनमें से 70% से ज्यादा स्पीसीज एनिमल की। टोटल स्पीसीज जो अभी तक खोजी गई उनमें से 70% जातियां एनिमल की हैं,
जबकि प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट जिसमें एल्गी, फंजाई को भी शामिल किया गया। प्लांट में ब्रायो, जिम्नो, एनजीओ, प्लांट की जो स्पीसीज है वो 22% से ज्यादा नहीं है, यानी टोटल स्पीसीज का 70% से ज्यादा एनिमल है और 22% से कम प्लांट है। अब एनिमल में अगर हम बात करें तो एनिमल में जो इंसेक्ट है ये सबसे ज्यादा स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, यानी इंसेक्टा के अंदर सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। यानी एनिमल का 70% हिस्सा कौन है? इंसेक्ट है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल ऑफ दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट। हमारी अर्थ पर अगर 10 एनिमल हैं तो उसमें से 7 इंसेक्ट होंगे, क्योंकि 70% जो एनिमल है वो इंसेक्ट है हमारे प्लेनेट के ऊपर, हमारे अर्थ के ऊपर। अब अगर हम टोटल फंजाई की स्पीसीज की बात करते हैं तो फंजाई की जो टोटल स्पीसीज इस धरती पर हैं वो फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल, यानी आप कह सकते हैं वर्टिब्रेट। देखिए बर्ड इसमें लिखा नहीं, लेकिन आप वर्टिब्रेट मान सकते हो। वर्टिब्रेट की जो टोटल जातियां हैं उनकी तुलना में फंजाई की जातियां ज्यादा हैं। फंजाई की टोटल 72,000 जातियां धरती पर हैं और वर्टिब्रेट की करीब 55,000 जातियां धरती पर पाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं वर्टिब्रेट की तुलना में फंजाई की जातियां धरती पर ज्यादा हैं। अब बेटा यहाँ पर कुछ फिगर आपको दिए गए हैं और इन फिगर के आधार पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला फिगर इनवर्टिब्रेट के लिए दिया गया। इनवर्टिब्रेट उन्हें कहते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है। अब इनवर्टिब्रेट को बेटा देखिए तो इसमें इंसेक्ट आपको सबसे ज्यादा दिखाए गए, ठीक है, इंसेक्ट आपको सबसे ज्यादा दिखाए गए। फिर ये वाला जो यहाँ पर आपको पार्ट दिखाया गया ये मोलस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला हिस्सा क्रस्टेशियन के लिए और ये वाला अदर एनिमल ग्रुप के लिए आ जाएगा। अदर एनिमल ग्रुप का मतलब जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा, इन सब के लिए आ जाएगा। तो बेटा ये फिगर याद होना चाहिए, मतलब एग्जाम में एनसीईआरटी जो जैसा एनसीईआरटी में फिगर दिया गया एग्जाम में अगर नीट पूछेगा तो ऐसे फिगर बनाएगा आपके लिए, ठीक है, इस तरीके से फिगर बनाएगा। और फिगर बनाने के बाद आपको यहाँ पर ए लिख देगा, यहाँ पर वो बी लिख देगा, यहाँ पर सी लिख देगा और यहाँ पर डी लिख देगा। अब आपसे कहेगा कि बताओ सी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये क्रस्टेशियन को रिप्रेजेंट करता है, डी वाला पार्ट मोलस्क को बताता है। ये आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी ने जहां पर जो चीज लिखी है वहीं पर पूछा जाएगा और वहीं पर आंसर करना है। अब वर्टिब्रेट की बात करते हैं बेटा, वर्टिब्रेट उन्हें कहते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। तो वर्टिब्रेट में देखिए फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल हैं। तो फिशेज देखिए टोटल जो वर्टिब्रेट उसका 50% फिशेज हैं। टोटल वर्टिब्रेट बेटा अभी मैंने ऊपर बताया था 55,000 होते हैं और फिशेज 28,000 हैं। फिशेज की 28,000 जातियां हैं और बाकी 27,000 में एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल सभी आ जाते हैं। तो इसके लिए बेटा आप क्या करोगे, इसका तरीका मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जब भी आपको याद करना हो तो आप ऐसे एक सर्किल बनाइए, ठीक है, और फिर इसको दो हिस्सों में डिवाइड करिए। फिर राइट वाले हिस्से को फिर दो पार्ट में डिवाइड करिए और इनको दो दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर दिए। अब आप फिशेज को आधे पार्ट में फिशेज आ जाएंगी। अब इसके बाद आपको किधर चलना है, एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना है, ठीक है। तो फिशेज के बाद कौन आता है, इवोल्यूशन में एम्फीबियन आते हैं, फिर रेप्टाइल आते हैं, फिर बर्ड आती हैं और फिर मैमल आते हैं। तो इस तरीके से आप एग्जाम में आंसर कर पाओ, क्योंकि एनसीईआरटी ने जहां पर बर्ड लिखा है, जहां पर मैमल लिखा है, जहां पर रेप्टाइल लिखा है उसी जगह पर आपको आंसर करना होगा। चलिए बेटा आप बात करते हैं प्लांट के बारे में। प्लांट में देखिए बेटा यहाँ पर टोटल जो ग्रुप आपको दिखाए गए 6 ग्रुप दिखाए गए हैं। अब यहाँ से आप लाइकेन से स्टार्ट कर दिएगा। लाइकेन सबसे नीचे आपको दिखाए गए हैं और लाइकेन बना किससे होता है, एल्गी और फंजाई से। देखिए एल्गी आपको मिला, फंजाई। और फिर अगर इवोल्यूशन में आप देखें बेटा तो एल्गी के बाद इवोल्यूशन किसका हुआ था, ब्रायो का। ब्रायो में मॉसेस आ गए। फिर फर्न और एलिस बेटा यहाँ पर आ गए, फर्न टेरिडो से बिलोंग करते हैं। और ये एंजियोस्पर्म जो कि काफी डोमिनेटेड है, काफी ज्यादा जातियां एंजियोस्पर्म की धरती पर पाई जाती हैं। तो फंजाई की भी काफी ज्यादा जातियां हैं, एनजीओ की भी काफी जातियां हैं। तो फिगर आपको जो एनसीईआरटी दिए गए बेटा ये फिगर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से आप जरूर रिवाइज करिएगा। जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से आप जरूर याद कर पाएंगे। अब बेटा यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी डेटा आपको दिया गया है कि टोटल 15 लाख जातियां हैं, इनमें से कोई भी एस्टिमेट
प्रोकैरियोट के लिए नहीं, यानी यहाँ पर प्रोकैरियोट को नहीं शामिल किया गया है। यानी बायोलॉजिस्ट को यह बात नहीं पता है कि प्रोकैरियोट की कितनी स्पीसीज हमारी धरती पर मौजूद हैं। तो दिक्कत क्या, प्रोकैरियोट को शामिल क्यों नहीं किया गया है? बेटा प्रॉब्लम यह है यहाँ पर कि जो कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड है, जो परंपरागत तरीके हैं क्लासिफिकेशन करने के, वो माइक्रोबियल स्पीसीज को, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए सुटेबल नहीं है। और कई सारी ऐसी स्पीसीज हैं प्रोकैरियोट की जिन्हें हम लैब में कल्चर नहीं कर सकते हैं। और प्रोकैरियोट बेटा बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आई से आप इन्हें देख नहीं सकते हैं, और लैब में जब तक आप कल्चर नहीं करोगे तब तक आप इन्हें माइक्रोस्कोप से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया का यूज करें इन स्पीसीज को पता लगाने के लिए, तो इनकी डाइवर्सिटी मिलियंस में होगी। यानी लाखों जातियां प्रोकैरियोट की धरती पर मौजूद हैं। लेकिन बेटा जो 1.5 मिलियन स्पीसीज हमने देखी हैं वो केवल यूकैरियोट के लिए आपको दी गई हैं। प्रोकैरियोट का कोई डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है। तो बेटा अब हम वर्ल्ड की बात कर चुके हैं कि वर्ल्ड में कितनी जातियां हैं। अब हम बात करेंगे कि इंडिया में कितनी जातियां मौजूद हैं। इंडिया को जो टोटल वर्ल्ड का लैंड एरिया मिला है 2.4% लैंड का एरिया इंडिया को मिला हुआ है। लेकिन जो टोटल वर्ल्ड की डाइवर्सिटी, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है 8.1% है। यानी दुनिया में जितना भी लैंड है उस लैंड का केवल 2 पॉइंट ये रहा सही कर देना, मतलब ये बेटा कि वर्ल्ड का जितना लैंड एरिया है उसका केवल 2.4% हिस्सा इंडिया के पास है। लेकिन दुनिया में जितनी डाइवर्सिटी है उसका 8.1% हिस्सा इंडिया में है। इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करें तो 2.4% की तुलना में 3 गुने से भी ज्यादा, यानी इंडिया को जितना लैंड एरिया मिला उसकी तुलना में 3 गुना ज्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पर है। और ऐसी कंट्री जो एरिया की तुलना में बायोडाइवर्सिटी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है उन्हें मेगा डाइवर्सिटी कंट्री कहा जाता है। और दुनिया में 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री हैं, इनमें से इंडिया भी एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। तो इस बात पे हमें प्राउड होना चाहिए कि इंडिया का लैंड एरिया दुनिया के लैंड एरिया का 2.4% है, लेकिन इंडिया की बायोडाइवर्सिटी 8.1% कंप्राइज करती है पूरे वर्ल्ड की। यानी इंडिया 12 जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्री दुनिया की है उनमें से एक है। अब इंडिया की बेटा बात करें तो इंडिया में करीब 45,000 जातियां प्लांट की हैं और करीब 90,000 जातियां एनिमल की हैं। ट्वाइस लिखा तो ट्वाइस का मतलब 90,000 जातियां एनिमल की इंडिया में मौजूद हैं। और बहुत सारी जातियां यहाँ पर खोजी जानी बाकी हैं। अगर हम रॉबर्ट मे के डेटा को सही माने तो केवल 22% ही टोटल जातियां अभी तक खोजी गई हैं। अगर हम रॉबर्ट मे की बात को सही माने तो केवल 22% जातियां ही खोजी गई। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अभी 78% जातियां खोजी जानी बाकी हैं। और अगर इस डेटा को हम इंडिया पे अप्लाई करें तो इंडिया में अभी भी 1 लाख से ज्यादा प्लांट की जातियां खोजी जानी बाकी हैं और 3 लाख से ज्यादा एनिमल की जातियां अभी भी खोजी जानी बाकी हैं। चलिए बेटा अगला टॉपिक यहाँ पर है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हर जगह एक जैसी नहीं, कहीं पर बायोडाइवर्सिटी कम है, कहीं पर ज्यादा है। जैसे डेजर्ट में कम डाइवर्सिटी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न बेटा 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो पहला यहाँ पर है लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट और दूसरा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट मतलब अक्षांशीय विस्तार, कभी आपने अक्षांश और देशांतर पढ़े होंगे है ना। तो जो लैटिट्यूड है उसके ऊपर डाइवर्सिटी डिपेंड करती है। तो प्लांट और एनिमल की जो डाइवर्सिटी हमारी अर्थ पर है ये हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं कहीं पर डाइवर्सिटी कम है और कहीं पर ज्यादा है। यानी जो बायोडाइवर्सिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, असमान वितरण है। कहीं पर कम जातियां हैं, कहीं पर ज्यादा जातियां हैं। अब बहुत सारे एनिमल और प्लांट हैं जिनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न पाए जाते हैं डाइवर्सिटी के। और ये एक पैटर्न यहाँ पर है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के आधार पे। यानी लैटिट्यूड के चेंज होते ही जो बायोडाइवर्सिटी है वो चेंज हो जाती है। सामान्य तौर पे अगर हम बात करें इन जनरल, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ चलें
तो डाइवर्सिटी घटेगी, मतलब अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ चले तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी। पोल से इक्वेटर पे जाने पे टेम्परेचर भी बढ़ता है और पोल से इक्वेटर पे जाने पे बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ती है। एक साथ आप इनको ध्यान रखिएगा। अब अगर कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है टेम्परेट या पोलर रीजन की तुलना में। अब बेटा ट्रॉपिकल की आप लैटिट्यूडनल रेंज भी जान लीजिए, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, ये लैटिट्यूडनल रेंज होती है ट्रॉपिकल रीजन की। अब एग्जाम्पल जरा देखिए यहाँ पर, अगर हम कोलंबिया की बात करते हैं, कोलंबिया इक्वेटर के नजदीक है, और इक्वेटर के नजदीक है तो यहाँ पर करीब 1400 जातियां बर्ड की पाई जाती हैं। न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री नॉर्थ पे है, यहाँ पर 105 जातियां पाई जाती हैं बर्ड की। ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री नॉर्थ पे है, यहाँ पर केवल 56 स्पीसीज पाई जाती हैं। और इंडिया की बात करें तो इसका ज्यादातर एरिया ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में आता है, इसलिए यहाँ पर 1200 जातियां बर्ड की पाई जाती हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है स्पीसीज का नंबर घटता है। आपने देखा कोलंबिया इक्वेटर के नजदीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ इसकी वैल्यू हुई, तो यहाँ पर 1400 जातियां। न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ 105 जातियां, ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ 56 जातियां। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे स्पीसीज का नंबर घटता है, यानी स्पीसीज और लैटिट्यूड में इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। तो बेटा इक्वेटर पे पोल की तुलना में ज्यादा जातियां पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेट रीजन की तुलना में ज्यादा जातियां पाई जाती, इसका भी एक एग्जाम्पल हमारे पास है। ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेट रीजन की तुलना में ज्यादा जातियां कैसे, देखिए एक फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल रीजन में, जैसे इक्वाडोर एक ट्रॉपिकल रीजन है, और यहां पर जो फॉरेस्ट है, यहाँ इन फॉरेस्ट में टेम्परेट रीजन में जो जंगल हैं, जैसे मिडवेस्ट ऑफ यूएसए एक टेम्परेट रीजन है, यहां पर भी इक्वल एरिया में आप फॉरेस्ट ले लीजिए। और इक्वाडोर जो कि एक ट्रॉपिकल रीजन है, यहां पर भी एक फॉरेस्ट आप ले लीजिए इक्वल एरिया का। तो इक्वाडोर यानी ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेट रीजन की तुलना में 10 टाइम्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर प्लांट कौन है? ब्रायोटेरिडो जिम्नो, ये वेस्कुलर प्लांट है। तो वेस्कुलर प्लांट की स्पीसीज 10 गुना ज्यादा है ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले जंगलों में एज कंपेयर टू द फॉरेस्ट इन द टेम्परेट रीजन। तो इक्वाडोर में जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहां पर टेम्परेट रीजन मिडवेस्ट ऑफ यूएसए की तुलना में 10 गुना ज्यादा वेस्कुलर प्लांट की स्पीसीज पाई जाती हैं। अब बेटा बात करते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट जिन्हें आप कहते हैं, अमेजन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के हैं, जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अमेजन रेन फॉरेस्ट में प्लांट की 40,000 जातियां हैं, फिशेस की 3,000 जातियां हैं, बर्ड की 1300 जातियां हैं, मैमल की 427 जातियां, एम्फीबियन की 427 जातियां, रेप्टाइल की 378 जातियां और इनवर्टिब्रेट की 1,25,000 से ज्यादा जातियां एग्जिस्ट करती हैं। तो यानी यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और साइंटिस्ट ने ऐसा अंदाजा लगाया है कि अगर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पूरी तरीके से खोजा जाए तो कम से कम 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज अभी भी खोजे जाने के लिए इंतजार में बैठी, यानी 20 लाख इंसेक्ट जातियां अभी वहां पर और मौजूद होंगी, क्योंकि ये बहुत घने जंगल हैं और अभी इनमें खोज कंप्लीट नहीं हो पाई है। अब बेटा सवाल ये उठता है कि ट्रॉपिकल रीजन में ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है टेम्परेट रीजन की तुलना में या पोलर रीजन की तुलना में। तो इकोलॉजिस्ट और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने कई सारी हाइपोथेसिस दी हैं, और इनमें से 3 हाइपोथेसिस आपको यहाँ पर बताई गई हैं। मतलब ये परिकल्पना है। तो पहली परिकल्पना क्या कहती है कि स्पीशिएशन, स्पीशिएशन मतलब नई जातियों का बनना, स्पीसीज का फॉर्मेशन। स्पीशिएशन फंक्शन है टाइम का, यानी ये टाइम पर निर्भर करता है। अब टेम्परेट रीजन की बेटा अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेट रीजन में बहुत ज्यादा ग्लेशिएशन होते रहे पुराने समय में, जबकि ट्रॉपिकल रीजन की अगर बात करें तो ये अनडिस्टर्ब रहा है पिछले लाखों साल से।
और इसलिए जब यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस हुआ ही नहीं ट्रॉपिकल रीजन में, तो इसको लंबा समय मिला इवोल्यूशन के लिए, तो इसको लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम मिला स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन के लिए, नई जातियों को बनाने के लिए, और इसलिए यहाँ पर ज्यादा जातियां हैं। टेम्परेट रीजन में ग्लेशिएशन होने की वजह से यहाँ पर स्पीसीज का नंबर उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाया। दूसरा रीजन क्या है? ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट टेम्परेट रीजन की तुलना में लेस सीजनल होता नहीं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट ज्यादा कांस्टेंट होता है, टेम्परेट में ज्यादा चेंज होते हैं, और ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट प्रिडिक्टेबल होता है। कांस्टेंट इन्वायरमेंट होने की वजह से यहाँ पर नीश स्पेशलाइजेशन हुआ, और इसकी वजह से ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी यहाँ पर विकसित हुई। टेम्परेट रीजन में सीजन में बदलाव ज्यादा आते हैं, इसलिए वहां पर ज्यादा जातियां अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाई। तीसरा कारण बेटा, ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो यहाँ पर सोलर एनर्जी ज्यादा अवेलेबल है। अब सोलर एनर्जी ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है प्लांट की, और प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी। तो बेटा पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला आपने पढ़ लिया लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, दूसरा ये डिपेंड करता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के ऊपर। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया? ये दिया अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने साउथ अमेरिकन जंगल अमेजोन रेन फॉरेस्ट में एक्सप्लोर किया, और अब इस दौरान इन्होंने ऑब्जर्व किया, ये पता लगाया कि एक रीजन में जो स्पीसीज रिचनेस है ये इंक्रीज करती है जब हम एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, बढ़ाते हैं एरिया को, लेकिन एक लिमिट तक। मतलब अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या बताया? इन्होंने कहा कि एक एरिया में अगर हम खोज करें, ये एक एरिया है, यहाँ पर हमने खोज की, मान लेते हैं यहाँ पर हमें 50 जातियां मिली। अगर अपने खोज का दायरा हम बढ़ा दें, हमने बड़े एरिया में खोज की तो हमें 100 जातियां मिली। अगर हम एरिया को बढ़ाते रहें तो स्पीसीज का नंबर बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक, और एक लिमिट के बाद स्पीसीज का नंबर कांस्टेंट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस एरिया में हमें 100 जातियां मिली, और इसके बाद जब हमने एरिया को और ज्यादा बढ़ाया तो स्पीसीज का नंबर इंक्रीज नहीं हुआ। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि विद इन ए रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे रिचनेस बढ़ेगी स्पीसीज की, लेकिन एक लिमिट तक। तो अगर हम यहाँ पर रिलेशन बनाते हैं स्पीसीज रिचनेस और एरिया के बीच में, किसी भी टैक्सा के लिए, जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए, बर्ड के लिए, बैट के लिए, फ्रेश वाटर फिशेस के लिए, तो इनके बीच का जो ग्राफ आएगा बेटा स्पीसीज रिचनेस और एरिया का, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, जैसा कि इस फिगर में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आप इस फिगर को देखिए, आपको y एक्सिस पे यहाँ पर बेटा स्पीसीज रिचनेस दिखाई गई है, और x एक्सिस पे आपको एरिया दिखाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशन है s इजिकल टू CA⁴ इस इक्वेशन को अगर आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो आपको ब्लू कलर से ग्राफ दिखाया गया दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लेकिन अगर हम इसे लॉग लॉग स्केल पे देखें, ये देखिए लॉग लॉग स्केल पे अगर आप देखेंगे बेटा, तो लॉग लॉग स्केल पे जो रिलेशनशिप है स्पीसीज और एरिया के बीच में, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ये देखिए, और लॉग लॉग स्केल पे इक्वेशन, यही इक्वेशन जो s इजिकल टू CA⁴ है, ये लॉग लॉग स्केल पे चेंज होके हो जाएगी लॉग s इजिकल टू log C प्लस Z log A। ये इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में जब आपसे पूछा जाएगा कि कैसा ग्राफ आपको मिलेगा, तब आप कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर? इक्वेशन क्या है? s इजिकल टू CA⁴ लेकिन जब आपसे कहा जाएगा लॉग लॉग स्केल पे कैसा ग्राफ मिलेगा, तो आप क्या आंसर करेंगे? तब आप आंसर करेंगे स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और इक्वेशन क्या होगी? log s इजिकल टू log C प्लस Z log A। ये इक्वेशन आपको मिलेगी, जहां पर s है स्पीसीज रिचनेस, A है एरिया, Z है स्लोप ऑफ द लाइन जिसे रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं, और C यहाँ पर Y इंटरसेप्ट होता है। और ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे नीट में पूछा जा सकता, अच्छी तरीके से यहाँ पर इसे याद रखिएगा। अब बेटा साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि जो Z की वैल्यू है, Z इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट या स्लोप ऑफ द लाइन,
z की वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में होती है, और ये डिपेंड किस पे करती है, एरिया या स्पीसीज पे। क्या आप जानते हैं कि z की वैल्यू एरिया पे डिपेंड है या स्पीसीज पे? किसी पे डिपेंड नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप और द रीजन, है ना। ये ना तो एरिया पर डिपेंड करती है और ना ही स्पीसीज पर डिपेंड करती है। तो जेड की वैल्यू स्पीसीज और एरिया किसी पर निर्भर नहीं करती है। चाहे कोई प्लांट ब्रिटेन में हो, बर्ड कैलिफोर्निया में हो, मोलस्क न्यूयॉर्क स्टेट में हो, स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन इज अमेजिंगली सिमिलर, यानी जेड की वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में होती है। लेकिन 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 ये ध्यान देना है कि अगर स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को हम बहुत बड़े एरिया के लिए कंसिडर करते हैं, जैसे एंटायर कॉन्टिनेंट, पूरा पूरा महाद्वीप आप ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, ये सब अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, तो जो स्लोप होगा लाइन का, यानी जेड की जो वैल्यू होगी वो जेड स्टीपर हो जाएगा, ज्यादा नहीं, जेड की वैल्यू बढ़ जाएगी। जेड की वैल्यू 0.6 से 1.2 के बीच में होगी। तो जब आपसे एंटायर कॉन्टिनेंट या बहुत बड़ा एरिया कहा जाए तो आप जेड की वैल्यू क्या करोगे, 0.6 से 1.2। नॉर्मली अगर आपसे जेड की वैल्यू पूछी जाएगी तो 0.1 से 0.2 के बीच में आप आंसर करोगे। जैसे आपसे पूछा गया एग्जाम में कि फ्रूगी ओरस बर्ड उन्हें कहते हैं जो फ्रूट ईटिंग बर्ड होती हैं, और मैमल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट। अब कॉन्टिनेंट कहा तो स्लोप की वैल्यू 0.6 से 1.2 के बीच में होगी, यानी 1.15 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगला टॉपिक बेटा यहाँ पर है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, यानी इतनी ज्यादा जो डाइवर्सिटी है उसका इकोसिस्टम के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस सवाल का इकोलॉजिस्ट कोई सही जवाब नहीं दे पाते हैं। कई दशकों से, पिछले कई वर्षों से माना जा रहा है कि जिन कम्युनिटीज में ज्यादा स्पीसीज होती हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है उन कम्युनिटीज के कंपैरिजन में जिनमें लेस स्पीसीज होती हैं। यानी जिस कम्युनिटी में जितनी ज्यादा स्पीसीज होंगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब सवाल ये है कि किसी भी कम्युनिटी या इकोसिस्टम के लिए स्टेबिलिटी, अब सवाल ये उठता है कि जो किसी भी कम्युनिटी में स्टेबिलिटी, इस स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, इस बारे में भी जरा हम बात करते हैं। बेटा स्टेबल कम्युनिटी की अगर बात करें तो स्टेबल कम्युनिटी में जो प्रोडक्टिविटी होती है, उस कम्युनिटी की जो प्रोडक्टिविटी क्या है बेटा, ये पूरा टॉपिक हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो प्रोडक्टिविटी है ईयर टू ईयर उस कम्युनिटी की, उस प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो। अगर कम्युनिटी की प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो तो इसे स्टेबल कम्युनिटी कहेंगे। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, स्टेबल कम्युनिटी वो है जो रेजिस्टेंट होनी चाहिए या रेजिलिएंट होनी चाहिए ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस से। जो डिस्टर्बेंसेस नेचुरल या मैन मेड हो उनसे रेजिस्टेंट होने चाहिए, अगर इफेक्ट पड़ता भी है तो वो कुछ समय के बाद अपने आप को फिर से मेंटेन कर पाए। साथ ही साथ स्टेबल कम्युनिटी उन्हें कहते हैं बेटा जो रेजिस्टेंट हो इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज, यानी बाहरी जातियों के आक्रमण से वो प्रतिरोधी होनी चाहिए, उन पे एलियन स्पीसीज इन्वेजन का इफेक्ट ना पड़े। एक साइंटिस्ट हैं डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट, इन्होंने कुछ ऐसे टेंटेटिव यानी संभावित आंसर दिए हैं। टिलमैन ने पता लगाया कि जिन प्लॉट में ज्यादा स्पीसीज थी उन प्लॉट में ईयर टू ईयर टोटल बायोमास में कम वेरिएशन देखने को मिला। साथ ही साथ उन्होंने दिखाया कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी, इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। लेकिन इसका एक्सेप्शन है हमारे क्रॉप फील्ड में देखिए डाइवर्सिटी बहुत कम है। आप देखिए जो क्रॉप फील्ड हो, मोनोकल्चर प्रैक्टिस उन्हें हम कहते हैं, मोनोकल्चर प्रैक्टिस, क्योंकि आप गेहूं का खेत देखिए तो केवल गेहूं का प्लांट एक जाति है लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो डेविड टिलमैन ने कहा इंक्रीज डाइवर्सिटी contributed to higher productivity but exception is the crop field. Agricultural field are the monocultural practices having very low diversity but contributed to the higher productivity. अब बेटा यहाँ पर ये चीज हम जान लें कि हम इस बारे में अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए हैं कि किस तरीके से जो स्पीसीज रिचनेस है ये इकोसिस्टम के वेल बीइंग को मेंटेन करती है। यानी इकोसिस्टम के मेंटेनेंस के लिए स्पीसीज रिचनेस का क्या महत्व है इस बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमें यह पता है कि जो रिच डाइवर्सिटी है,
रिच बायोडाइवर्सिटी न केवल इकोसिस्टम हेल्थ के लिए जरूरी है, बल्कि ये जरूरी है इस अर्थ पर ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए। यानी ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए और इकोसिस्टम हेल्थ के लिए, दोनों के लिए बायोडाइवर्सिटी का रिच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस समय बहुत तेजी से स्पीसीज खत्म हो रही हैं। तो अब ये एक सवाल ये उठता है कि अगर कुछ जातियां एक्सटिंक्ट हो जाती हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर वेस्टर्न घाट में ट्री की फ्रॉग स्पीसीज जो पाई जाती है, अगर उनमें से एक फ्रॉग स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो उससे वेस्टर्न घाट के इकोसिस्टम पे क्या फर्क पड़ेगा। या फिर हम ये पूछें कि यहाँ पर अगर एंट की हमने देखी 20,000 जातियां, अगर 20,000 की जगह पर केवल 15,000 जातियां धरती पर हों तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे इकोसिस्टम पे, हमारे अर्थ पर। देयर आर नो डायरेक्ट आंसर टू सच क्वेश्चन। इन क्वेश्चन का हमारे पास सीधा कोई जवाब नहीं है। लेकिन पॉल एहरलिक नाम के जो स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने इसका आंसर करने की कोशिश की है अपने एक हाइपोथेसिस के द्वारा, जिसका नाम है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, यानी कील उखाड़ने की परिकल्पना। रिवेट मतलब कील होता है, पॉपर मतलब उखाड़ना। तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस पॉल एहरलिक के द्वारा दी गई। पहला तो यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब इन्होंने कंपैरिजन किया, एक एनालॉजी इन्होंने दिखाई। इन्होंने कहा कि जो हमारा इकोसिस्टम है ये एयरप्लेन की तरह मान लीजिए, मतलब हवाई जहाज की तरह इकोसिस्टम को मान लीजिए। अब जैसे एक एयरप्लेन में अलग अलग जो पार्ट होते हैं, विंडो, सीट, विंग, ये सब चीजें रिवेट के द्वारा आपस में जोड़ी जाती, कील के द्वारा। वैसे ही इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। तो जैसे एयरप्लेन रिवेट से मिलकर बना हुआ, वैसे इकोसिस्टम स्पीसीज से मिलकर बना हुआ। यानी एयरप्लेन इज एनालॉगस टू इकोसिस्टम एंड रिवेट इज एनालॉगस टू स्पीसीज अकॉर्डिंग टू द पॉल एहरलिक। अब ये कहते हैं कि अब अगर हर पैसेंजर जो यात्रा कर रहा है, ये यात्रा खत्म होने के बाद एक रिवेट को उखाड़ के अपने घर ले जाने लगे। अब एक रिवेट को एयरप्लेन से उखाड़ने का मतलब ये हुआ कि एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही, क्योंकि रिवेट किसके इक्विवेलेंट है, स्पीसीज के इक्विवेलेंट है। अब शुरुआत में बेटा जब रिवेट उखाड़ी जाएंगी पैसेंजर के द्वारा, तो इससे जो फ्लाइट की सेफ्टी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लाइट सेफ्टी को किससे कंपेयर किया इन्होंने, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, क्योंकि जो एयरप्लेन है वो इकोसिस्टम के कंपेरेबल है। तो जो एयरप्लेन की सेफ्टी है वो इकोसिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो जब शुरुआत में रिवेट निकलेंगी तो उससे इकोसिस्टम पे या एयरप्लेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी शुरुआत में जब जातियां खत्म होंगी, एक्सटिंक्ट होंगी, तो उससे इकोसिस्टम की सेफ्टी पर, इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे रिवेट कम होती जाएंगी, रिवेट जैसे से कम होने का मतलब जैसे जैसे स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती जाएंगी, जैसे जैसे रिवेट निकलती जाएंगी, प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर पीरियड ऑफ टाइम। यानी प्लेन बहुत ही खतरनाक हो जाएगा और कभी भी क्रैश कर सकता है। वैसे इकोसिस्टम भी कभी भी क्रैश हो सकता है, इकोसिस्टम कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि कौन सी रिवेट रिमूव की गई है, ये भी क्रिटिकल है। यानी कुछ रिवेट का अगर लॉस होता है विंग से, विंग को इन्होंने कहा की स्पीसीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन इज ऑब्वियसली ए मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ फ्यू रिवेट ऑन द सीट और विंडो इनसाइड द प्लेन। यानी रिवेट कहां से उखाड़ रहे हैं ये भी मैटर करता है। अगर विंग से रिवेट को निकाल रहे हैं तो ये फ्लाइट सेफ्टी के लिए ज्यादा खतरा होगा इसकी तुलना में कि सीट या विंडो से कुछ रिवेट को निकाला जा रहा है। तो यहां पर जो विंग पे रिवेट हैं, अगर उनका लॉस हो रहा है तो ये ज्यादा खतरा पैदा करेगा। जो विंग पे रिवेट पाई जाती हैं उनको कंपेरेबल माना गया की स्पीसीज के। की स्पीसीज उन्हें कहते हैं जिनका नंबर कम होता है लेकिन इकोसिस्टम में उनका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ये एक एनालॉगी है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के द्वारा, जहां पर पॉल एहरलिक ने यह समझाने की कोशिश की है कि जातियों के खत्म होने का इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो
तो ये बेटा आज का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कल हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और आज जो टॉपिक बेटा हमने कवर किया, इसके कल हम मिंटी क्विज में 4:30 बजे 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उस सेशन को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिए और उनको भी चैनल सब्सक्राइब कराइए। बेस्ट ऑफ